भारतीय नौसेना आज दुनिया की सबसे मजबूत नौसेनाओं में से एक है। हमारे देश के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत हमारी नौसैनिक ताकत के प्रत्यक्ष प्रतीक हैं। चूंकि ये जहाज एक छोटा सैन्य अड्डा है जिसमें 2000 से अधिक नाविक और लगभग 40 विमान शामिल हैं, इसमें काम करने वाले प्रत्येक नाविक को नौसेना द्वारा विशिष्ट कर्तव्य दिए गए हैं। एक एक नाविक इन वायुयान वाहकों की रीढ़ है जो पूरी दुनिया में भारत के राष्ट्रीय स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। संचालनात्मक रूप से जटिल इन जहाजों में इनका क्या महत्व है और भारतीय वायुयान वाहकों पर नाविकों का जीवन कैसा है, ये वीडियो इन्हीं बातों का विश्लेषण है। एक विशाल समुद्री क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए दुनिया में किसी भी नौसैनिक बल की सबसे बड़ी आवश्यकता है दूर से भी अपनी शक्ति को सटीक रूप से पेश करने में सक्षम विमान वाहक। हालांकि आज तटीय सुरक्षा के लिए बहुत सस्ते और कुशल प्रकार के जहाज उपलब्ध हैं, लेकिन दूर तक दुश्मन की तलाश में जाने वाली सभी उपकरणों से लैस ब्लू वाटर नेवी के लिए विमान वाहक एक आवश्यकता है। इसलिए इन सभी उपायों को लागू करने वाली भारतीय नौसेना ने लगभग आधी सदी पहले विमान वाहक का उपयोग करना शुरू कर दिया था। इन सभी को मल्टीटास्किंग मिशन के लिए कैरियर बैटल ग्रुप के रूप में तैनात किया गया है। भारत के दोनों 45,000 डेडवेट वाले विमान वाहक मुख्य रूप से 700 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली विमान रोधी मिसाइलों से लैस हैं। इसके अलावा ये आत्मरक्षा और हमले के लिए घातक एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन हथियारों से भी लैस हैं। विक्रमादित्य और विक्रांत, जिन्हें एक नजर में भारत का एक मोबाइल सैन्य अड्डा या हवाई अड्डा माना जाता है, नौसेना द्वारा कुछ शर्तों के तहत संचालित किए जा रहे हैं जिनका विश्व स्तर पर पालन किया जाता है। इसके अनुसार इन जहाजों पर सवार नाविकों के काम और जीवन को नियमित करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो महापौर के बराबर होता है, जो शहर की प्रशासनिक सूची में सर्वोच्च पद होता है, लेकिन शक्तियों से अलग अपने सभी विभागों पर नियंत्रण रखता है। उन्हें वाहक का कमांडिंग ऑफिसर कहा जाता है। भारतीय नौसेना आमतौर पर इस पद पर कैप्टन रैंक की नियुक्ति करती है। व्यापक कार्यभार के कारण इन विमान वाहक पोतों में एक कार्यकारी अधिकारी भी होता है जो कमांडिंग ऑफिसर के दाहिने हाथ के रूप में कार्य करता है और जहाज के किसी भी पहलू में सहायता करता है। कमांडर रैंक का यह अधिकारी भारतीय विमान वाहकों में कमांड की श्रृंखला में सीईओ के बाद दूसरे स्थान पर है। इस व्यवस्था के कारण इन जहाजों में लगभग 2000 नाविकों के अंतिम रिपोर्टिंग प्रमुख हैं। उचित तालमेल के साथ बहुस्तरीय विभागों को सीओ और एक्सओ के साथ जोड़ा जाता है। सीओ और एक्सओ विमान लॉन्च और रिकवरी में शामिल नाविकों के काम की बारीकी से निगरानी करते हैं, जो विमान वाहक के मुख्य संचालन में से एक है। सीओ नौसेना के पायलटों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है, जो वाहक डेक और आंतरिक हैंगर पर संग्रहित कई विमानों और हेलीकॉप्टरों को उड़ाते हैं, जो सख्त सुरक्षा उपायों के हिस्से के रूप में निरंतर निरीक्षण के अधीन है। किसी भी प्रकार के विमान उड़ाने वाले पायलट की ड्यूटी, कौन पायलट रिजर्व होना चाहिए, ये सब लिखित रूप में होता है। विभिन्न नौसेनाएं अपने वाहक डिजाइन का उपयोग विमान को लॉन्च करने के लिए करती है, जबकि भारतीय नौसेना वाहक के सामने डेक से जुड़ी स्की रैंप का उपयोग उन्हें आकाश में लॉन्च करने के लिए करती है। ये डिजाइन स्टोबार तकनीक पर आधारित है। बहुत शक्तिशाली कैटोबार डिजाइन तकनीक में जब एक विमान कैटापुल्स के साथ लॉन्च किया जाता है तो स्टोवेल डिजाइन के अपेक्षाकृत छोटे वाहक लॉन्च किए जाते हैं। इससे हेलीकॉप्टर और हैरियर जैसे वर्टिकल टाइप एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर हवाई ऑपरेशन किए जा सकते हैं। इस तरह के विविध और जटिल परिचालन तरीकों के कारण प्रत्येक डेक संचालन के लिए अलग अलग नाविकों को इन विमान वाहकों को सौंपा गया है। ये याद रखने की बात है कि वाहक युद्धक विमानों और उन्हें उड़ाने वाले पायलटों का हीरोइक बिहेवियर इन सहायक कर्मचारियों द्वारा समर्थित किया जाता है। युद्ध काल और शांति काल में किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति के अनुसार नौसेना के इन सभी नाविकों को इंद्रधनुष के 7 रंगों का एक कलर कोड दिया गया है। एविएशन फ्यूल फिलर्स, जो ईंधन भरने वाले विमानों और हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरने के लिए सौंपा गया है, को बैंगनी रंग दिया जाता है, जबकि एयर विंग के कप्तान फिक्स्ड और रोटरी एयरक्राफ्ट संचालित करते हैं। डेक से विमान को लॉन्च और रिकवर करते हैं।
डेक सहायकों को क्रमशः भूरे और नीले रंग से चिन्हित किया जाता है। इसी तरह रखरखाव कर्मचारियों के लिए हरा रंग है, जो वाहक पर सभी प्रकार के विमानों की मरम्मत करते हैं। पीला विमान निर्देशकों के लिए, जो उन्हें डेक से आकाश तक निर्देशित करते हैं। और इस सूची में सबसे अंत में सिग्नल अधिकारी आते हैं, जो हवाई जहाज की लैंडिंग को नियंत्रित करते हैं। और हेलीकॉप्टर और तोपों को संभालने वाले ऑर्डिनेंस मैन। इसमें लैंडिंग सिग्नल ऑफिसर्स को व्हाइट और ऑर्डिनेंस मैन को रेड कलर दिया गया है। इस तरह कैप्टन, जो कमांडिंग ऑफिसर है, जहाज के सबसे कठिन डेक क्रू ऑपरेशन को स्पष्ट रूप से कर सकता है। विमान वाहक का दिमाग माना जाता है। ये टॉवर वास्तव में इस जहाज को संचालित करने वाले नाविकों का प्रमुख केंद्र है। एटीसी, संचालन कक्ष और कप्तान का कैबिन, जो वाहक के लिए सभी प्रकार के विमानों के आगमन और प्रस्थान को नियंत्रित करता है, सभी इस ब्रिज पर स्थित हैं। इनकी ऊंचाई आमतौर पर 5 या 6 मंजिल है। विमान वाहक जहाज पर सवार सभी नाविक ब्रिज पर अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। ब्रिज का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा संचार कैबिन है, जो वाहक युद्ध समूह के अन्य जहाजों के साथ और बेड़े के मुख्यालय तट के साथ निरंतर संचार बनाए रखता है। बाहरी दुनिया के साथ जहाज का पूरा संचार इसी के माध्यम से किया जाता है। इस वजह से ब्रिज के संचार और नेविगेशन विभाग, जिसे सीएनडी के रूप में जाना जाता है, कि नाविक ये सुनिश्चित करते हैं कि मिशन पर जाने वाले वाहक पर सभी प्रकार के विमान जहाज के 300 मीटर लंबे डेक पर सुरक्षित रूप से लैंड करें। लॉन्चिंग से भी ज्यादा खतरनाक होता है लैंडिंग, जिसे सुरक्षित रूप से करने की जिम्मेदारी इस ब्रिज की है। दिन की तुलना में रात की लैंडिंग नौसैनिक पायलटों के लिए एक दुर्स्वप्न की तरह है, और इसे सही रूप में संचालित करना सीएनडी की सतर्कता है। जैसे ही विमान जहाज के रनवे पर उतरता है, उसका टेल हुक वहां मौजूद एरेस्टिंग वायर की सहायता से आराम से लैंड हो जाता है। एक बार सुचारू लैंड हो जाने के बाद रखरखाव दल के नाविकों द्वारा उड़ान के बाद के निरीक्षण के लिए विमान को लिफ्ट द्वारा नीचे डेक हैंगर में ले जाया जाता है। उसके बाद यहाँ डेक के कर्मचारी रनवे समेत जहाज की पूरी सतह की सफाई का काम शुरू करते हैं। वाहक पर छोटे रनवे पर विमान के उतरने के परिणाम स्वरूप उच्च गति पर नियंत्रित इंजन शक्ति धातु के पुर्जों या अन्य वस्तुओं से लॉन्च होने वाली जोखिम से बचने के लिए किया जाता है, जो मजबूत घर्षण के कारण इससे गिर जाते हैं और डेक पर बिखर जाते हैं। ये कार्य एक सुंदर सुनियोजित नृत्य प्रदर्शन जैसे प्रतीत होता है। डेक निर्देशक टीम को सौंपे गए नाविकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये एक मोबाइल सैन्य आधार होने के नाते समुद्र में विमान वाहक की तैनाती कभी कभी हफ्तों या महीनों तक भी चल सकती है। भारतीय वाहक एक ही बैठक में अपने मिशन के लिए 50 दिनों तक समुद्र में रहने की क्षमता रखते हैं, और इसलिए इनमें चिकित्सा अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और अग्निशमन केंद्रों जैसी सभी आवश्यक सहायता मौजूद है। इतना ही नहीं, भोजन और हथियार जैसी आवश्यक वस्तुओं की पुनः पूर्ति जहाजों के माध्यम से वितरित किया जाता है, जिसकी वजह से विमान वाहकों को जमीन पर आए बिना कितने ही दिनों तक समुद्र में रह पाते हैं। पानी, ईंधन आदि की पुनः पूर्ति जहाजों से विशेष ट्यूबों का उपयोग करके भरा जाता है, जबकि अन्य सामग्रियों को जीप लाइनों और चरखी क्रेन का उपयोग करके वाहकों में स्थानांतरित किया जाता है। इस तरह से पहुंचाया गया सामान जहाज में स्टोर किया जाता है। जरूरत के हिसाब से इसे समय समय पर किया जाता है। खाने पीने की चीजें सेंट्रलाइज्ड किचन में होती हैं। टाइमली और टेस्टी खाना नाविकों को परोसा जाता है। जहाज में नाविकों की रैंक के अनुसार उनके खाने की व्यवस्था अलग होती है। वायुयान वाहकों के शयन कक्षों के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। उच्च अधिकारियों को व्यक्तिगत कमरे दिए जाते हैं जो संख्या में कम होते हैं, लेकिन सामान्य नाविकों को डॉर्मेट्री प्रदान किए जाते हैं। ये डेक के भीतर के सीमित स्थान को पूरी तरह से उपयोगप्रद करने के उद्देश्य से किया जाता है। हालांकि यहाँ सार्वजनिक तौर पर एटीएम, बार्बर शॉप, लॉन्ड्री रूम की सुविधाएं दी गई हैं, और साथ में नाविकों के शारीरिक, मानसिक, मनोरंजन और फिटनेस के लिए योगा, जिम, खेल जैसी मनोरंजक सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक मामलों में रुचि रखने वाले नाविकों को पुरोहित की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, और इस तरह ये एक पूर्ण लिविंग कॉम्प्लेक्स की तरह महासमुद्र में विचरण करते हैं। संक्षेप में, गहरे समुद्र और तटीय समुद्रों में तैनात भारतीय विमान वाहकों के कमांडिंग ऑफिसर से लेकर सफाई कर्मचारियों तक वे हर समय अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। एकजुट सहयोग के माध्यम से वे दुश्मन के खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है, और साथ ही उनके खिलाफ आत्म आक्रामक भी है। अपने अपने उत्तरदायित्वों पर गर्व करते हुए उन सभी के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, हमारे देश की सुरक्षा। जय हिंद।